हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं ग्रेविटेशन के फॉर्मूले के लिए। अगर आप लोग क्लास 11th में हो, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीयूईटी का, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक देखिएगा, सारे फॉर्मूले हमने पहले लिख लिए हैं। देखिए ग्रेविटेशन में क्या होता है कि दो वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में, कहीं भी हो ना, किसी भी दूरी पे, तो उसके बीच आकर्षण बल लगता है। इसी आकर्षण बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू G m1m2 अपन आर स्क्वायर, और G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11। देखिए यहाँ पे जी मैन के लिए इंपॉर्टेंट है। G का आपको क्या पूछ देगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला पूछ देगा। देखिए G का क्या होता है FR/m1m2, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो m−1 L³ एंड T−2 आ जाता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि अगर किसी भी क्लोज लूप में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर आप वर्क डन निकालोगे तो हमेशा जीरो आता है। उसके बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, उसकी वैल्यू होती है Gm/r²। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वेरी करते रहता है। वो ऊपर जाइएगा तो भी और धरती के नीचे जाइएगा तो भी। जब आप ऊपर जाते हो ना किसी छोटी हाइट h पे, तो उसका वैल्यू होता है G0 × 1 - 2h/r। अगर आप धरती के नीचे जाते हैं तो उसकी वजह से होती है G0 r - d/r। एंड ये जो r - d है ना, ऊपर से देखोगे तो x होता है, उसका ये रिलेशन होता है। अगर आप ग्राफ खींचोगे ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और ये x का, तो जब आप धरती के सतह पे रहते हो, धरती के केंद्र पे, तो वहां पे g का वैल्यू 0 होता है। जैसे जैसे आप सतह की तरफ आते हो, अगर मान लीजिए ये आगे की तरफ आते हो, तो g का जो वेरिएशन होता है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सीधा ग्राफ होगा। और r के बाद यानी कि धरती की सतह के ऊपर जो होता है उसके लिए ये, यानी कि ये ग्राफ है। मेंस में एक बार पूछ भी दिया है ये वाला। अब देखिए वर्क डन होता है F.ds, फोर्स क्या हुआ Gmm/r² इंटू dr। तो अगर इंटीग्रेट करोगे ना 1/r² को, तो -1/r आएगा। लिमिट पुट करने पे आपको -Gmm/r हो जाता है। देन इसके वेलोसिटी, कोई वस्तु इस धरती पे है, वो एस्केप तब करेगा जब उस वस्तु का जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है बराबर आ जाए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है Gmm/r। तो इस तरह से यहाँ पे v एस्केप अगर निकालिएगा तो आगे ले जाने पे रूट के अंदर 2Gm/r। देन देखिए ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि किसी कक्षा में कोई वस्तु का जो स्पीड होता है वो क्या होता है। जब सर्कुलर मोशन कोई वस्तु करेगी ना, तो उस पर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, है ना। तो आगे देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²/r, और इसको इक्वेट करेंगे Gmm/r² से। अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है और ये घूम रहा है ना, तो इस पे इसकी स्पीड की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, और यहाँ पे इस सरफेस के लिए एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसको आप इक्वेट करिएगा तो ये स्पीड का वैल्यू आ जाएगा रूट के अंदर Gm/r। देन ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी/r, ओमेगा = v/r। एंड आप अगर इसको पुट करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा रूट के अंदर Gm/r³। देन टाइम पीरियड 2π/ω, एंड दैट इज इक्वल टू 2π। ओमेगा का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए तो r³/gm। अगेन देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ½ mv², ½ m, और v की जगह पे क्या डाल दिया रूट के अंदर Gm/r। ये कहाँ से आया, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला से आया, यहाँ पे डाल दिया स्क्वायर करके, तो रूट Gmm/2r हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे -Gm/r। एंड टोटल एनर्जी की बात कीजिए तो -½ Gmm/r। अगर टोटल एनर्जी -x है तो पोटेंशियल एनर्जी -2x होता है और काइनेटिक एनर्जी x होता है। देन एंगुलर मोमेंटम, देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mvr, यानी कि r×p होता है ना एंगुलर मोमेंटम। तो m और v के जगह पर डाल दिया रूट के अंदर Gm/r और वाइटल वेलोसिटी, और यहाँ पे r डालने से ये एंगुलर मोमेंटम आ जाता है m रूट के अंदर mgr। देखिए अगर कोई सैटेलाइट है ना और किसी सन के अराउंड अगर घूम रहा है ना, तो उसका एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, उसका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। एंड देन लास्ट बट नॉट लिस्ट केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर साहब ने 3 लॉ दिए थे, और जेईई मेन में, नीट में, क्लास 11th में हर साल ये क्वेश्चन आते हैं इससे। देखिए क्या केपलर ने सबसे पहले ये कहे थे कि कोई प्लेनेट है तो वो सन के अराउंड एक इलिप्स वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। देखिए ये इलिप्स है, इलिप्स का ये फोकस है, ये फोकस है, एक फोकस पे सन आराम से रहते हैं भाई, और इस जो ये ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट में कोई प्लेनेट चक्कर लगाते रहते हैं, ये ए है।
और यहाँ से यहाँ की दूरी a होगी, ये b है। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होता है ना इलिप्स में, आपने पढ़ा होगा। और e यहाँ पे एसेंट्रिसिटी है। दूसरा इनका लॉ है, इक्वल टाइम इंटरवल में कोई प्लेनेट किसी इलिप्स के चारों ओर इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं, राइट। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, अगर कोई प्लेनेट यहाँ पे है तो सेम टाइम इंटरवल मान लीजिए कि इसने इतना एरिया स्वेप्ट किया और यहाँ पे इतना, तो देखिए ये जो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया ना सेम टाइम t में, और ये भी टाइम t में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सन के पास अगर कोई प्लेनेट अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू दूर वाला। यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए v1 स्पीड है, तो यहाँ पे अगर v2 है तो v1 ये v2 से बड़ा होगा हमेशा। और तीसरा लॉ इनका है, टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, टाइम पीरियड रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली आप इसको स्क्वायर करोगे ना, तो यहाँ पे ये रूट हट जाएगा। तो यही था ग्रेविटेशन का जितना भी फॉर्मूला होता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे फॉर्मूलेज को हमने एक साथ लिख दिया है ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। और ये छोटा सा प्रयास था, अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का या फिर क्लास 11th में, तो ये आपके लिए है। आप इसको नोट कर लीजिएगा इनको, और एग्जाम में काम आएंगे। अगर आप जेई का प्रिपरेशन करते हो तो कुछ क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और इतने कॉन्सेप्ट से ही जेई मेन में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एक पेपर में, इतना आसान चैप्टर से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़, एंड कमेंट करिएगा आपको इसमें क्या कमी लगा इस वीडियो में, हम उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।